हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 4 सितंबर और आज हम 4 सितंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन देखते हैं। इसके साथ साथ जो भी विषय है उस विषय की एक समझ जो होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं, जिससे भविष्य में यदि उस प्रकार से कभी भी कोई टॉपिक हमारे सामने आए तो हमारे पास एक बेसिक जितनी उसकी आवश्यकता होती है समझने की वो हमारे पास हो। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो हम कल करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनके यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाते हैं, ताकि यहाँ पर सीधे सीधे जो है यदि प्रश्न हमसे बनते भी हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वहां हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं स्कोर। ठीक है, चलो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। हमारे आज पहले प्रश्न से दोस्तों, ये है राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। इस पर चर्चा करेंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और विषय क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर अगला बिंदु रहेगा हमारा दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा की। इस बिंदु पर बात करेंगे, ब्रुनेई के बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की, पश्चिम बंगाल विधानसभा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, इसको इसने पारित कर दिया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूरा बिंदु यहाँ पर समझाऊंगा क्यों लाया गया, क्या कारण था, और ये ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बिंदु है हमारा दोस्तों विष्णु युद्ध अभ्यास। कौन सा दोस्तों? विष्णु युद्ध अभ्यास 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 2024 तक ये चला है। बहुत अच्छा अभ्यास है, वायरस को लेकर है। थोड़ा सा इसको समझेंगे दोस्तों, इसको बहुत बेहतर जो है ये अभ्यास प्रारंभ किया गया है। इसके बाद बात करते हैं ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों? ओपन नेटवर्क को। इस पर भी बात करेंगे। फिर है हमारा अगला बिंदु, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरंड कप विजेता। डूरंड कप की विजेता बनी है कौन दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इस पे बात करेंगे, एफसी मतलब फुटबॉल क्लब। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, लॉर्ड्स 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड्स, जो हमारा ये जो क्रिकेट का मक्का बोला जाता है और क्रिकेट का घर भी बोला जाता है। कहानी समझाऊंगा पूरी उसकी भी। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल ने 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ये हमारे मुकेश अंबानी और ये है चेयरमैन इसके, और यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलो आगे बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की। यहाँ पर बिस्लरी व गोवा के मध्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए साझेदारी हुई। दोस्तों बिस्लरी क्या करता है? पेय पदार्थ जो है उपलब्ध करवाता है। एक उसका यह है ब्रांड है, आप जानते हो, आपने कभी पानी की बोतल खरीदी होगी तो उस पर बिस्लरी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर उसने गोवा के मध्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हो इसके लिए साझेदारी की है। इस पर भी बात करेंगे क्यों यह विषय आया और क्या इसकी आवश्यकता थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। यह हमारा नया ध्वज। ठीक है, इस पर बात करेंगे क्या क्या है इसके प्रमुख बिंदु, क्या है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे दोस्तों हमारा कल का रिवीजन। ये हमारे रिवीजन के क्वेश्चन रहेंगे ये सारे, और इतने सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको क्या है कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है और अच्छे से क्या हो जाए, संचालित की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाना भी जरूरी होता है, प्लस क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी समझना आवश्यक है। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। चलो ये है हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और हम अब बात करते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। ठीक है, कहानी समझना, ये है राष्ट्रीय पोषण माह। कब मनाया जाता है सप्ताह? ये 1 सितंबर, 1 से 7 सितंबर तक है ना। ये देखना दोस्तों क्या है, 1 से 7 सितंबर तक, जो भी सितंबर का पहला वीक होता है उस वीक को हम किस रूप में मनाते हैं? पोषण सप्ताह के रूप में। ठीक है, ये कहानी आपको पता है दोस्तों। आप इसको लाने के पीछे का उद्देश्य देखिएगा। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा दोस्तों, एनीमिया। क्या है? एनीमिया, या इसे हिंदी में अगर आप देखोगे, रक्त अल्पता। अल्प मतलब होता है कम दोस्तों, और रक्त मतलब होता है ब्लड, खून, है ना। तो जब खून की कमी होती है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं दोस्तों एनीमिया। ठीक है, और यह जो है सप्ताह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए लाया गया था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था, इस सप्ताह को जो मनाने का प्रमुख उद्देश्य है, महिलाओं में रक्त अल्पता
कम करना। ठीक है, अब यहाँ महिलाओं से तात्पर्य ये नहीं है कि केवल जो है महिलाएं ही इसमें शामिल है दोस्तों। यह जो है मिशन या यह जो है यह जो है हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में रक्त की कमी को क्या है, कम करना। मतलब जो रक्त की कमियां हैं, जो महिलाएं ग्रसित है इन बीमारियों से जो रक्त से संबंधित होती है, उनको क्या करना, दूर करना। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्तनपान कराने वाली है या जो महिलाएं गर्भवती है या जो किशोरियां है या जो छोटी बालिका है, ऐसी सारी जो स्थितियां बनती है महिलाओं में, और यदि वहां पर रक्त की कमी हो रही है, तो ऐसे में इस सप्ताह के माध्यम से उन लोगों को अवेयर करना, साथ ही साथ उनके लिए ऐसी फैसिलिटी तथा ऐसे न्यूट्रिशन वाली चीजें उपलब्ध करवाना जिससे वो इस एनीमिया वाली बीमारी जो है इससे क्या हो, दूर हो सके। ठीक है, अब एक और कहानी समझना दोस्तों। यहाँ पर लगभग लगभग इस मिशन के तहत अगर देखा जाए तो 69 लाख, कितनी दोस्तों, 69 लाख गर्भवती महिलाओं को इसमें क्या दिया गया है, सीधा सीधा इसका लाभ प्रदान हुआ है। इसके साथ साथ 44 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है दोस्तों, स्तनपान कराती है, उनको भी सीधे सीधे इस सप्ताह से, इस मिशन से जो है क्या है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यह 1 से 7 सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हमारी। अगला बिंदु दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा की। किसने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी। ये है मोदी जी, और यह जो है पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जहां पर इन्होंने ब्रुनेई की क्या की है दोस्तों, यात्रा की है। दोस्तों ब्रुनेई और भारत, थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझना। ब्रुनेई और भारत की मैं बात करूं अगर राजनीतिक संबंधों के रूप में, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य आज जो है 40वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई थी। ठीक है, राजनीतिक संबंधों को लेकर, और इसी उपलक्ष्य में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कहाँ पहुंचे हैं, ये ब्रुनेई पहुंचे हैं, और ब्रुनेई में इनका भव्य स्वागत किया है यहाँ पर ब्रुनेई की राजधानी। ब्रुनेई की राजधानी जो है वहां पर इनका क्या हुआ है दोस्तों, भव्य स्वागत हुआ है। और इनकी राजधानी याद रखना, आपने नाम सुना होगा बंदर, देखो सब नाम आ जाएंगे आपको, बंदर, शेर, शेर है तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, शेर, और बागवान की जगह बेगवान याद रख लेना, है ना। इस प्रकार से आप इसकी राजधानी को याद रख सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर ब्रुनेई की राजधानी आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और 40वीं वर्षगांठ जो है यहाँ पर राजनीतिक संबंधों को लेकर हुई है। दोस्तों ब्रुनेई की थोड़ी सी और इतिहास को हम जाने तो ब्रुनेई जो है दोस्तों 1920 से भारत के इससे संबंध हुए हैं, क्योंकि भारत ने तेल की खोज के साथ ही जो है ब्रुनेई से अपने संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, ब्रुनेई जो है दोस्तों इसको बसाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसकी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने इसको बसाया है, फिर धीरे 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 ये स्वतंत्र हुआ, और बाद में फिर भारत और अन्य देशों ने भी यहाँ तेल की खोज को लेकर अपने संबंध क्या किए, स्थापित किए। तो यदि आपसे थोड़ा सा आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ब्रुनेई और भारत के संबंध के विषय में मैं अगर बात करूँ तो भारत ने तेल को खोजने के उद्देश्य के साथ ही जो है ब्रुनेई से अपने रिश्ते जो है बनाए थे। ठीक है, धीरे 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 ब्रुनेई भी आजाद हुआ, फिर भारत ने भी जो है इससे अपने संबंध अच्छे रखे, और 40वीं वर्षगांठ जो है राजनीतिक रूप से अगर संबंधों की मैं बात करूं तो 40 साल तो हमें लगभग लगभग हो गए हैं ब्रुनेई से संबंध स्थापित किए हुए। ठीक है, ये कहानी इतनी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर समझना, ब्रुनेई में आप यकीन मानो भारत के कितने, लगभग 14,000 लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो मोदी जी गए थे तो उन्होंने इन सभी 14,000 लोगों को जो है संबोधित किया, और इसके साथ साथ इनको सेतु के रूप में इनकी उपलब्धि को जो है वहां पर आंका है, और इनको बहुत बहुत आभार दिया है। क्यों, क्योंकि यही लोग जो है दोस्तों सेतु के रूप में, मतलब ये है दोस्तों कि ब्रुनेई और भारत दोनों के मध्य जो है संबंध स्थापित जो हुए हैं, दोनों के मध्य जो संबंध बढ़ रहे हैं, वो उसमें इन लोगों की क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों ब्रुनेई में भारत का पहला उच्चायुक्त जो है दोस्तों, उसका भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अनावरण किया है। किसने, मोदी जी ने। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये है यहाँ के सुल्तान, जो सबसे अरब कंट्रियों में भी अगर देखा जाए तो उनमें भी जो है उनमें भी इनका नाम आता है, और बहुत अमीर व्यक्ति है। ठीक है, सुल्तान जो है ये यहाँ के, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा अपराजिता महिला बाल विधेयक।
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन 2024 पारित किया है। हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में एक स्वास्थ्य कर्मी जो थी उनके साथ जो है डॉक्टर थी जो उनके साथ क्या है बलात्कार हुआ। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पर बहुत जन आंदोलन हुए, जन आक्रोश हुआ और फाइनली जो है वहां की दिग्गज नेता और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह निर्णय लिया है कि यदि इस प्रकार की घटना भविष्य में होती है तो ऐसे लोगों को सीधे सीधे क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अब फांसी कैसे दी जाएगी ये समझना दोस्तों। यदि किसी प्रताड़ित महिला जो है या जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके साथ रेप हो रहा है, अगर उसको मानसिक रूप से या उसके सिर में या कहीं अधिक चोट आई है जिससे वो क्या है पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाई भविष्य में, और या फिर उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है तो उनको तुरंत क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी अन्य प्रावधान दिए हैं इस विधेयक में, इस कानून में, तो वो इम्पोर्टेंट है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। यदि इस प्रकार की कोई घटना होगी, इस प्रकार की कोई भी यदि प्रतिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये विधेयक, आप याद रखिएगा। ये जो है अपराजिता, ये अपराजिता संबोधित करता है उन स्वास्थ्य कर्मी की जो जिनकी हत्या हो चुकी है, जो डॉक्टर थी। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखना दोस्तों, बहुत ही गलत और क्रूरता दिखाई है इस केस में, और इस केस को लेकर हम एक अच्छे से चर्चा करेंगे इस विषय पर अगले टॉपिक में जब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इस विधेयक को थोड़ा सा और अच्छे से अपन स्टडी करके मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारी आगे की दोस्तों। यहाँ पर विष्णु युद्ध अभ्यास 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024। दोस्तों यहाँ पर विष्णु, इसको आप एक और नाम याद रख लीजिएगा, वायरस। क्या है ये, वायरस। ये है वायरस युद्ध अभ्यास जो कब से कब तक चला, 27 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2024 तक चला। कहानी थोड़ी सी यहाँ पर समझना दोस्तों। यह जो विष्णु युद्ध अभ्यास है यह एक मॉक ड्रिल अभ्यास है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम मॉक ड्रिल करते हैं, मतलब पहले से हम ट्रायल करते हैं कि क्या यदि जैसे बॉम्ब रख देते हैं, फिर एक्टिविटी देखते हैं कि उस समय की आसपास की प्रतिक्रिया क्या है, यदि ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो, और फिर उसके अनुरूप भी हम हमारे आगे की योजना प्लान करते हैं। ठीक है, कि यदि भविष्य में ऐसा रियल में कभी ऐसा हुआ तो हम उस पर क्या, हमें क्या रिएक्शन और क्या एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझते हो आप। तो यह एक मॉक ड्रिल अभ्यास है और वृहत मॉक ड्रिल अभ्यास है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात समझना, यह इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों, जैसे कई बार आप देखते हो कि जैसे मानव से संबंधित स्वास्थ्य हुआ, पशुपालन से संबंधित स्वास्थ्य हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि जो जीव विज्ञान है हमारा, है ना, इनसे संबंधित जो पेड़ पौधे हैं, अभ्यारण्य, इनसे संबंधित यदि कोई अभियान कोई कार्य चल रहे हैं तो उन कार्य में जो संलग्न व्यक्ति हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों द्वारा बेहतर तरीके से तत्परता दिखाई जा रही है कि नहीं, है ना, उनके द्वारा जो है सहभागिता दी जा रही है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति को जांच करने के लिए, जानने के लिए ही जो है यह अभ्यास जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही जो है इस अभ्यास को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रहलाद पटेल, ये नाम भी आप अपने इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की कहानी हमारी, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए दोस्तों, 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन किस पर आधारित है, ई गवर्नेंस पर। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। कहां पर किया गया, सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगर ये महाराष्ट्र में हुआ है तो आप ये भी याद रखो कहां पर, मुंबई में। ठीक है, फिर बात करना यहाँ पर 27वें राष्ट्रीय डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क को, किसको दोस्तों, ओपन नेटवर्क जो है इसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से, स्वर्ण पुरस्कार से। दोस्तों ओपन नेटवर्क जो है इसने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मतलब डिजिटल रूप से जो व्यापार करने वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने पास जोड़ा है और बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 6 लाख लोगों को इन्होंने डिजिटल मार्केट से जोड़ा है, और इसी बात को ध्यान में रखकर यह पुरस्कार जो इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना, ओपन डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी
एफसी मतलब दोस्तों होता है फुटबॉल क्लब, ने डूरंड कप क्या हुआ विजेता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो है वो क्या हो चुका है दोस्तों, उसने डूरंड कप को जीत लिया है। डूरंड कप पहली बार जीता है इसने। बात करते हैं दोस्तों डूरंड कप है क्या। डूरंड कप जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, पहली बात आप यहाँ पर ये याद रखिए, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, ये बात आपको पता होगा। फिर थोड़ा सा इसके इतिहास को जाने दोस्तों। 1888 में इसको प्रारंभ किया गया था। जो भारतीय सेना जो है, कौन सी, अब इस समय भारतीय सेना कौन सी होगी, ब्रिटिश भारतीय सेना। तो ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। कहां से किया गया था दोस्तों, इसको शिमला से किया गया था, ये बात भी याद रखना। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम था, सेना का उस समय प्रमुख था, उसका नाम है मार्टिमर डूरन। और इन्हीं के नाम पर जो है इन खेलों का क्या हुआ दोस्तों, आयोजन हुआ। और यह फुटबॉल से संबंधित है और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड द्वारा इसे विजित कर लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा था ये मैच, तो ये 133 क्रमांक का जो है इन खेलों का आयोजन यहाँ पर हुआ था, 4 शहरों में हुआ था। ये बात भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है, ये जरूरी है। ठीक है, तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है फुटबॉल क्लब, इसने इसको क्या कर लिया है, विजित कर लिया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। चलो इसके बाद यह जो है दोस्तों मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है उसको इन्होंने पराजित करके क्या है, इसको विजित किया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं लॉर्ड्स की। लॉर्ड्स को आप जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड्स है कहां पर, इंग्लैंड में, लंदन में, ये याद रखो, लंदन में है आपका क्या, लॉर्ड्स। और 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की ये क्या करेगा, मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स कहां पर है, लंदन में है। और इसे क्रिकेट का घर या क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्रिकेट का घर भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना, और क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। और यह जो है 5 दिन तक चलेगा, 11 जून से चलेगा यह। ठीक है, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून और 15 जून। इंपॉर्टेंट है, ये जो है 11 से लेके 15 जून तक कितने दिन तक चलेगा, ये 5 दिन तक। आप जानते हो टेस्ट कब कितने दिन तक चलते हैं दोस्तों, 5 दिन तक चलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप की जो मेजबानी करेगा फाइनल के रूप में, कौन, लॉर्ड्स। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, ये लंदन में है। और इसे क्रिकेट का घर व मक्का भी कहा जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। और यह जो है कितने, 5 दिन तक चलेगा, 11 जून से लेके 15 जून तक। कब, 2025 में। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेना। ये है लॉर्ड्स, ये है यहाँ पर 11 जून से 15 जून तक। आईसीसी की बात करूं दोस्तों मैं, तो यहाँ पर आईसीसी क्या है, यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह क्या करती है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों का क्या करती है, आयोजन करती है। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, ये याद रखना। ठीक है, यूएई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। यदि भारत के संदर्भ में भी आप क्रिकेट को देखोगे तो ये है दोस्तों बीसीसीआई। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आप जानते हो बीसीसीआई के बारे में। और अभी जो है आपको यहाँ पर आईसीसी और बीसीसीआई के 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। पहले बीसीसीआई की मैं बात करूंगा दोस्तों, 1928 में अपना बीसीसीआई बनाया गया था। ठीक है, यह भारत में क्रिकेट खेलों का क्या करता है, संचालन करता है। और अब याद रखना दोस्तों, इसका जो है पहले जो है मद्रास में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी उस समय। और अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया गया है, मुंबई में। ये कहानी आपको पता है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई के सचिव की बात करोगे दोस्तों, यहां पर सचिव और इसके अध्यक्ष की, ठीक है, तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं, थोड़ा सा ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखना जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अगर सचिव की बात करूंगा तो जय शाह जो है, कौन दोस्तों, जय शाह इसके सचिव है। और अध्यक्ष की मैं बात करूंगा दोस्तों तो रोजर बीनी जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। ये कहानी तो आपको पता है। लेकिन यही जय शाह जो है अभी आईसीसी के क्या बन चुके हैं दोस्तों, भारत के जो है ये व्यक्ति जय शाह क्या बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा यह सबसे युवा जो है भारतीय है जो आईसीसी के क्या बने हैं, चेयरमैन बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बात करते दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। कौन दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री
लिमिटेड। यहाँ पर इसके चेयरमैन है हमारे मुकेश अंबानी जी, और यह जो है 10 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारत की क्या बन चुकी है दोस्तों, पहली कंपनी। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों याद करते हैं दोस्तों अब अगले बिंदु की ओर, बिस्लरी। बिस्लरी व गोवा के मध्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए साझेदारी हुई है। किस किस के बीच में हुई है, एक बार अच्छे से देखिए यहाँ पर, बिस्लरी और गोवा। बिस्लरी और गोवा याद रखना दोस्तों, बिस्लरी क्या है, पेय पदार्थों के लिए यहाँ पर सर्विस देने वाली एक क्या है, ब्रांड है ये। आपने देखा होगा कि यदि आप पानी की बोतल लेने जाते हो तो सबसे पहले आपके मुंह पे नाम आएगा बिस्लरी, कि बिस्लरी की बोतल दे दो। आता है कि नहीं? अगर नहीं भी आता है तो आपको धीरे धीरे समझ में पता चल जाएगा कि बिस्लरी कितना बड़ा नाम है। तो यहाँ पर बिस्लरी और गोवा के मध्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए साझेदारी हुई है। गोवा भी दोस्तों ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारा पेय पदार्थ जो है उपयोग में आता है। तो यहाँ पर भारत के गोवा और बिस्लरी, इन दोनों के मध्य क्या हुआ यहाँ पर, ये दोस्तों ये समझौता हुआ है कि हम क्या करेंगे, जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन अच्छे से करेंगे। मारमुआ गोवा जो है, गोवा में एक शहर है मारमुआ गोवा, वहां उसके साथ बिस्लरी ने ये जो है साझेदारी की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया है, अनावरण किया है। किसने दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने। किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, इसका क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। ये है दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज, दिख रहा होगा यहाँ पर, ब्लू कलर से ये बना हुआ है, ये याद रखना, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर जो है आप जानते हो दोस्तों, विश्वास का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है ना, भरोसे का प्रतीक है, आप जानते हो। तो यहाँ पर न्याय का भी प्रतीक जो है हमारा ब्लू है, और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का जो है हमारा ये जो तिरंगा है, जो सॉरी हमारा जो ये ध्वज है, ये ध्वज किस कलर का है, ब्लू कलर का। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अशोक चक्र भी आपको मिलेगा बना हुआ। अशोक चक्र जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो इतना इतना आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये अशोक चक्र बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो बिल्डिंग है नई वाला, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, वो बिल्डिंग भी हमने यहाँ पर क्या की है, मेंशन की है। यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये जो है, यह जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, यतो धर्मस्तो जय, इसका मतलब होता है जहां धर्म है वहीं क्या होती है, विजय होती है। इसी लोगों से जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय चलता भी है दोस्तों, क्योंकि जहां धर्म है वहीं पर क्या होगी, विजय होगी। आपने गीता में भी देखा होगा भगवान कृष्ण ने क्या बोला है दोस्तों, कि धर्म की विजय के लिए मुझे आना पड़ा है, और जिस साइड में हूँ उस साइड धर्म है, और धर्म रहेगा वहां पर क्या होगी, विजय होगी। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, और ये बिंदु भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कलर कौन सा है। ठीक है, कलर याद रखना, यहाँ पर ब्लू कलर है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों कल का हमारा जो क्वेश्चन थे, सारा जो हमने देखा था कल, हमने ज्यादातर पेरिस पैरा ओलंपिक के क्वेश्चंस ही देखे थे। उन सारे खिलाड़ियों के बारे में हमने देखा था जिन्होंने मेडल जीते थे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, उन्हीं से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बात करते हैं अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। आप जानते हो दोस्तों, अवनी ने जो है शूटिंग में क्या किया है, गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। आप जानते हो गोल्ड मेडल दिलाया है, और क्या है इनका स्कोर, ये भी याद रखना। और सर्वश्रेष्ठ स्कोर है दोस्तों 249.7, 249.7 के साथ 0.7 स्कोर के साथ अवनी लेखरा क्या है, पहले नंबर पर रही पेरिस पैरा ओलंपिक में, और इन्होंने भारत को क्या दिलाया है, गोल्ड दिलाया है। इससे पहले मैं बात करूं दोस्तों इनकी, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी हमें क्या दिलाया था, गोल्ड दिलाया था, और उस समय इनका स्कोर था दोस्तों 249.6, और ये भी उस समय का सर्वश्रेष्ठ था। और अभी इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर जो है पहले नंबर पर जो है वापस जो है अपना स्कोर बनाया है 249.7। जब टोक्यो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, इसमें इन्होंने इनकी जो प्रतिस्पर्धा है, देखो ये दोनों जो मेडल इन्होंने गोल्ड वाले जीते हैं, ये इन्होंने जीते हैं कौन सी स्पर्धा में दोस्तों, यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी। SH1 कैटेगरी क्या रहती है दोस्तों, यदि आपके अपर पार्ट जो है, हाथ जो है और पांव जो है, लोअर पार्ट, यह पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, या फिर ये है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में यह जो है कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी में कोई प्रतिस्पर्धा देता है तो उसे SH1 स्पर्धा के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये इसी कैटेगरी में क्या है, अवनी खेलती है। अगर मैं बात करता हूँ टोक्यो ओलंपिक की दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने एक और मेडल जीता था, वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 50 मीटर की शूटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में 2, और यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने 1 मेडल जीता है, वो भी कौन सा, यहाँ पर
गोल्ड जीता है। थोड़ी सी कहानी और समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला गोल्ड टोक्यो में, फिर वापस पेरिस में गोल्ड, तो ऐसे 2 बार गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है अवनी पैरा ओलंपिक के संदर्भ में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर किसने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर V सतीश कुमार जो है, इन्होंने क्या किया है, IOCL के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, अब ये जो है कब स्टैब्लिश हुई थी? 1959 में यह स्टैब्लिश हुई थी। आप जानते हो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों भारत में तेल शोधन की सबसे बड़ी कंपनी है जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान है हमारे IOCL का। सारी चर्चा मैंने कल इसके बारे में आपको बताई थी। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रीति पाल ने कितने मीटर्स की दौड़ में भारत को पहली बार ट्रैकिंग फील्ड में पैरा ओलंपिक के इतिहास में मेडल दिलाया? दोस्तों प्रीति पाल पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन चुकी है पैरा ओलंपिक के संदर्भ में जिसने भारत को ट्रैकिंग में मेडल जिताया है। दोस्तों प्रीति पाल ने यहाँ पर दो जो प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। एक 100 मीटर में भी इन्होंने क्या जीत लिया है दोस्तों? ब्रॉन्ज जीता है। और 200 मीटर की भी जो प्रतिस्पर्धा है इसमें भी इन्होंने क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज जीत लिया है। प्रतिस्पर्धा इनकी T35 है ना, T35 ब्रॉन्ज दोनों में, 100 में भी और 200 मीटर में भी, याद रखना। और ऐसा करने वाली भारत की क्या है? पहली महिला एथलेटिक बन गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मनीष नरवाल की। मनीष नरवाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? ठीक है, मनीष नरवाल की अगर बात करोगे दोस्तों तो यह किससे संबंधित है? यह भी शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, पहली बात आप ये समझो, शूटिंग। और शूटिंग में भी दोस्तों कौन सी? इनकी है 10 मीटर एयर पिस्टल। कौन सी दोस्तों? 10 मीटर एयर राइफल नहीं है, पिस्टल है। और इन्होंने भारत को क्या दिलाया है? सिल्वर दिलाया है। ठीक है, इससे पहले गोल्ड दिलाया था, हाल ही में इन्होंने क्या दिलाया है? सिल्वर दिलाया है। मनीष नरवाल नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते दोस्तों आगामी हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से लेके 20 नवंबर तक जो आयोजित होगी, और ये कहां पर आयोजित की जा रही है? कौन सी दोस्तों? हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, ये कहां होगी दोस्तों? बिहार में होगी। बिहार के राजगीर में जो है, बिहार के राजगीर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। कब से कब तक होगी? 11 से 20 नवंबर तक यह आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगला बिंदु दोस्तों हमारा, मोना अग्रवाल का संबंध किस राज्य से? मोना अग्रवाल के बारे में आप जानते हो दोस्तों, यह राजस्थान के जयपुर की निवासी है। और दोस्तों 37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 बच्चे होने के बावजूद, पारिवारिक समस्याओं के होने के बावजूद यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मोना अग्रवाल ने यहाँ पर प्राप्त की है। देखो दोस्तों, यह है राजस्थान के जयपुर की। और इनका खेल क्या है दोस्तों? ये भी देख लीजिएगा। इनका भी खेल क्या है? शूटिंग है। क्या है? ये भी अवनी के साथ ही शूटिंग करती है। और दोस्तों इनका भी नाम आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर इसी में है 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। ठीक है, जहां 249.7 स्कोर करके अवनी ने गोल्ड जीता है, वहीं पर उसी प्रतिस्पर्धा में 228.7 स्कोर करके इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राकेश कुमार और शीतल देवी का संबंध किस खेल से? आप जानते हो दोस्तों, दोनों तीरंदाज है, दोनों तीर मारते हैं और ये आर्चरी से संबंधित है। दोनों ने जो जीता है, क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात की भी आपको यहाँ पर क्या करनी है? ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने प्रश्नों की प्रकृति ज्यादा जटिल नहीं रखी है। सामान्यतः जो बात है, अभी हम पेरिस पैरा ओलंपिक देख रहे हैं, अभी हम ओलंपिक देख रहे हैं, या अभी हम कोई सा भी करंट अफेयर देख रहे हैं, तो अभी जो हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ मुझे सब याद है। लेकिन जब 1-2 महीने बाद हम एग्जाम देने जाएंगे और यदि हम इसी प्रकार के प्रश्न को भी देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि यार वो शूटिंग में थी कि आर्चरी में थी। ऐसा होता है हमारे साथ, इसलिए मैंने बहुत सामान्य तरीके से इन प्रश्नों की प्रकृति रखी है ताकि आप एक बार देखो तो इसमें आपको समझ में आए अच्छे से कि एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलो, भारत में मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया? कहां पर दोस्तों? भारत के किस जगह पर मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? मणिपुर में आपने देखा होगा, बहुत ही हिंसा चल रही थी। कोई ऐसा नहीं था कि मानव के अधिकारों को महत्व दिया जा रहा था। सारे लोग कुछ भी जो है अपने अपने अनुसार अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, जिसमें लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था। उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई उनको क्या नहीं थी दोस्तों?
ऐसा डर नहीं था, ना कोई ऐसी खबर थी। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर मणिपुर में अभी जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और यहाँ की मणिपुर की जो सरकार है, इन दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ और फिर यह जो है आयोजन किया गया। बात करते दोस्तों मनीषा रामदास। मनीषा रामदास ने पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल दिलवाया और इनका संबंध किस खेल से है? तो देखो बात समझना दोस्तों, मनीषा रामदास ये है बैडमिंटन की खिलाड़ी। ये याद रखना पहले तो, ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मनीषा रामदास। अगला है दोस्तों हमारे यहाँ पर सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से? किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग या डिस्कस थ्रो? ठीक है, डिस्कस थ्रो नहीं है, ये जेवलिन थ्रो है। ठीक है, ये भाला फेंकते हैं, ये बात आप यहाँ पर याद रखना और यही इनका राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों सुमित अंतिल, ये है कहाँ से? पहली बात हरियाणा है, हरियाणा से संबंधित है ये। और हरियाणा में भी कहाँ से? सोनीपत। ठीक है, इतनी कहानी तो आपको पता है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, उसमें भी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, अगर बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक की, अगर मैं पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या जीता है? यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता है। स्कोर क्या रहा है इनका? इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? तो 70.59 मीटर। इंपोर्टेंट है। और इसी के साथ 2 मेडल जीते हैं इन्होंने लगातार, और ऐसा करने वाले ये भी देश के पहले जो है क्या बन चुके हैं यहाँ पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। ठीक है, याद रखना सुमित अंतिल किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। दोनों नाम, दोनों बार इन्होंने जो है मेडल जीते हैं, ये भी याद रखना। सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। क्या नाम है इनका? सुहास यथिराज। इंपोर्टेंट है, ये नाम भी याद रखना। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, किस खेल से संबंधित है और मेडल कौन सा जीता? दोनों बातें यहाँ पर आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों नित्या श्रीनिवासन या नित्या श्री सिवान का संबंध किस खेल से है? तो नित्या जो है दोस्तों तमिलनाडु की है और इन्होंने भी क्या जीता है दोस्तों? यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वो ब्रॉन्ज मेडल किस प्रतिस्पर्धा में जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बैडमिंटन में जो है यह मेडल जीता है, नित्या श्री सिवान ने। इंपोर्टेंट है, ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। निषाद कुमार की मैं बात करूं दोस्तों, तो निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? निषाद कुमार का संबंध है दोस्तों यहाँ पर हाई जंप से। ठीक है, हाई जंप में एक कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर 47 करके, और उसमें इन्होंने क्या जीता है? यहाँ पर यह जो है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इससे पहले भी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी क्या जीता था दोस्तों? सिल्वर जीता था। ये बात भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है निषाद कुमार के संबंध में, तो आपको ये बात भी यहाँ पर क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है? योगेश कथुनिया की बात कर रहे दोस्तों। योगेश कथुनिया जो है ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ये याद नाम रखना आप। और इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, योगेश कथुनिया। इनका संबंध है दोस्तों किस खेल से? डिस्कस थ्रो से। इंपोर्टेंट है, खेल भी अलग है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रुबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से दोस्तों? रुबीना जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर ये शूटिंग से संबंधित है। और रुबीना ने यहाँ पर क्या जीता है? रुबीना ने यहाँ पर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल तो जीता है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की निवासी है। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, रुबीना फ्रांसिस। ठीक है, चलो। और इनकी प्रतिस्पर्धा कौन सी दोस्तों? ये इंपोर्टेंट है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना, ये याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है? ये मेडल जीता है। ये बात भी यहाँ पर क्या है? इंपोर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? नीतीश कुमार का संबंध दोस्तों यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। पहले ही प्रयास में इन्होंने क्या जीत लिया? यहाँ पर गोल्ड जीत लिया है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इंटेलिजेंट है, IITian है, ये बात भी आप जानते हो। और इन्होंने हाल ही में क्या जीता है दोस्तों? बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसने? नीतीश कुमार ने। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों थुलासी माथी मुरुगेसन का संबंध किस खेल से? दोस्तों तमिलनाडु की इस खिलाड़ी ने जीता है सिल्वर। एक हाथ अच्छे से काम नहीं करता है, उसके बावजूद भी इन्होंने बैडमिंटन में जो है यह जो है मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल।
ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं आपको इनके नाम को फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ और इसके खेल को रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में यदि आप 1-1.5 महीने बाद भी बैठे तो आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाए और आप सही आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा जो है फास्ट आपको इन क्वेश्चन को रिपीट रिपीट जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों में हमने करंट अफेयर से संबंधित जो है हमारे पैरा ओलंपिक के प्रश्न उनको देखा, प्लस दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के जो आज के प्रमुख मुद्दे थे 4 सितंबर के वो भी यहाँ पर अच्छे से देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह रेगुलर हमारी क्लास रहती है यूट्यूब पर। यदि आप कंटिन्यू इस क्लास को देखोगे तो आपकी एक समझ के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर्स के साथ साथ रेडी हो जाएगा, जो आपकी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में बहुत तरीके से क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।